हमने ये देखा था कि लिथियम एवं मैग्नीशियम दोनों के मध्य विकर्ण संबंध होता है। तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो इनमें समान होते हैं, ये हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले इनके भौतिक गुण से हम प्रारंभ करेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही अपने परिवार के सबसे कठोर धातुएं होती हैं और ये हल्की भी होती हैं। लिथियम और मैग्नीशियम जल के साथ बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं और इनके जो ऑक्साइड हैं या जो हाइड्रोक्साइड हैं वो जल में कम घुलनशील होते हैं। हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये समान रूप से विघटित होते हैं, यानी दोनों के हाइड्रोक्साइडों को जब विघटित किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो दोनों ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं और ऑक्सीजन में परिवर्तित होते हैं। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाएगा तो 2LiOH इज इक्वल टू Li2O प्लस H2O। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोक्साइडों को जब गर्म किया जाता है तो ये अपने अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाने की क्षमता रखते हैं। तो लिथियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा तो 6Li प्लस 2N2 इज इक्वल टू 2Li3N2, लिथियम नाइट्राइड बना। इसी प्रकार मैग्नीशियम का लेंगे तो 3Mg प्लस N2 इज इक्वल टू Mg3N2 बनता है। तो लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और सुपर ऑक्साइड बनाने की क्षमता रखते हैं। दोनों के ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी बना पाते हैं। इनके कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होते हैं और अपघटित होकर ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यानी Li2CO3 को गर्म करते हैं तो Li2O प्लस CO2 बनता है। कार्बोनेट को हमने देखा जब भी गर्म किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 को गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट है उनके विघटन होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं वो भी समान होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं यानी LiCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 दोनों एथेनॉल में विलय होते हैं क्योंकि ये सहसंयोजी प्रवृत्ति दर्शाते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड LiOH और MgOH होल ट्वाइस ये दोनों ही दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देने की प्रवृत्ति कम होती है। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों में ये क्षमता होती है क्योंकि ये प्रस्वेद्य गुण रखते हैं और दोनों में ये क्षमता होती है जल के अणु के साथ ये हाइड्रेट लवण बनाते हैं, क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। तो LiCl जब जल के अणु के साथ हाइड्रेट लवण बनाएगा तो LiCl डॉट 2H2O और मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनाता है जल के अणु के साथ हाइड्रेट लवण तो वह होता है MgCl2 डॉट 8H2O। दोनों ही तत्व लिथियम और मैग्नीशियम जब जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो लिथियम जल के साथ क्रिया करके लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ ही दोनों हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। तो 2Li प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2LiOH प्लस H2। मैग्नीशियम प्लस 2H2O इज इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों यहाँ पर बनता है और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट एक समान रूप से अपघटित होते हैं। अभी हम यही देख रहे हैं कि इनके
कौन कौन से गुण हैं जो बिल्कुल समान होते हैं। तो प्रायः सभी गुणों में हमने देखा कि ये एक जैसे ही क्रिया करते हैं, एक जैसे ही उत्पाद बनाते हैं, एक समान रूप से ये विघटित हो रहे हैं। तो नाइट्रेट के विघटन से भी लिथियम के ऑक्साइड या मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट के विघटन को देखिए। 4Li NO3 लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर परिवर्तित होता है 2Li2O प्लस 4NO2 प्लस O2। और मैग्नीशियम के नाइट्रेट यानी 2MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट जब गर्म करेंगे इसे तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2 बनता है। दोनों ही तत्व के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वे ठोस रूप में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस रूप में प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। लिथियम के हैलाइड यानी LiCl और मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं कार्बनिक विलायक में ये पूरी तरह से विलेय होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो सहसंयोजी गुण के होते हैं। ये लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण, फ्लोराइड, ऑक्साइड, फॉस्फेट ये सभी जल में बहुत कम विलेय होते हैं। अब हम क्षार धातुओं के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो लिथियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिश्र धातु या एलॉय बनाते हैं। तो लेड लिथियम के साथ ये जब मिश्र धातु बनाता है तो एक सफ़ेद धातु बन जाता है, और जब एल्युमिनियम के साथ लिथियम एक मिश्र धातु बनाता है तो ये बहुत उच्च शक्ति का एक मिश्र धातु, बहुत अच्छे गुण का एक मिश्र धातु बनता है। इसका उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। लिथियम का उपयोग जो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उसमें तो होता ही है, साथ ही साथ सेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम का उपयोग भी सोडियम लेड जो कार्ब धात्विक मिश्र धातु होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। तो टेट्रा एथिल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड जिसको हम TeL के रूप में जानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है PbEt4, इसका मतलब है टेट्रा एथाइल लेड, यानी अगर हम इसे सूत्र का रूप देंगे तो PbC2H5 होल 4, या यदि टेट्रा मिथाइल लेड लेंगे तो PbCH3 होल 4। तो इस तरह से ये टेट्रा मिथाइल लेड बनेगा। पुराने समय में कार्ब लेड यौगिकों का प्रयोग पेट्रोल में एंटीनॉक सब्सटेंस के रूप में किया जाता था, अपस्फोट रोधी के रूप में किया जाता था। लेकिन आज के समय में इसको प्रदूषण युक्त मानते हैं। तो प्रदूषण रहित ईंधन बनाने के लिए पेट्रोल को, सीसा रहित पेट्रोल का चूँकि आजकल प्रयोग हो रहा है, तो टेट्रा एथिल लेड का या टेट्रा मिथाइल लेड का प्रयोग नहीं किया जाता है। द्रव सोडियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में भी किया जाता है, यानी बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है नाभिकीय रिएक्टर में, तो ऊष्मा को थोड़ा कम करने के लिए या जो ठंडा करने के लिए पूरे उपकरण को द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम आयन का प्रयोग विभिन्न जैविक तंत्र में होता है। पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो मृदु साबुन है जो हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, साबुन जो सॉफ्ट सोप होते हैं उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे प्रयोगों में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए, या प्रदूषण हो गया है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई है, तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह एक बहुत अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक होता है। सीजियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है, क्योंकि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पढ़ा है कि क्षार धातुओं में ये देखा जाता है कि इसके धातुओं की सतह पर जैसे ही प्रकाश विकिरण दिया जाता है इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो सीजियम का आकार बहुत बड़ा होता है, अपने परिवार में ये सबसे बड़ा सदस्य होता है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं और इसी गुण के कारण इसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। अब हम सोडियम के विभिन्न यौगिकों के बारे में जानेंगे। क्षार धातुओं में सोडियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है
और ये कई प्रकार के यौगिकों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसमें से कुछ यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के रूप में भी लिखते हैं। तो अकेला Na2CO3 यह नहीं लिखा जाता है, इसे डेकाहाइड्रेट के साथ जोड़कर यदि लिखेंगे तो Na2CO3.10H2O के रूप में यह लिखा जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलीय होता है और सफ़ेद होता है, और सोडियम कार्बोनेट जल में घुलनशील होते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब गर्म किया जाता है लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यह 9 जल के अणु को निकाल देता है और इसके साथ केवल एक जल का अणु अटैच्ड होता है। तो Na2CO3.10H2O का जब विघटन हो रहा है 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो Na2CO3.H2O प्लस 9H2O यानी 9 जल के अणु इसमें से बाहर निकल जाते हैं। जब Na2CO3.H2O को 373 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है वह एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में यहाँ पर, या सोडा ऐश जिसे कहते हैं, ये पूर्ण रूप से शुष्क हो जाएगा, यानी उसमें से जो एक जलकाणु है वो भी बाहर निकल जाता है। Na2CO3 सोडा ऐश के रूप में आ जाता है और पूर्ण रूप से शुष्क अवस्था में अब दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसमें से एक जलकाणु भी बाहर निकल गया है। तो Na2CO3.H2O 373 केल्विन से भी अधिक टेम्परेचर पर Na2CO3 प्लस H2O में परिवर्तित होता है। तो Na2CO3 सोडा ऐश के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक कंपाउंड होता है और इसको बनाने के लिए सॉल्वे प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस को सबसे पहले अर्नस्ट सॉल्वे वैज्ञानिक ने दिया था। इस प्रोसेस से जब सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है, वो है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कैल्शियम कार्बोनेट। इन्हीं के सहयोग से सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस प्रोसेस से सोडियम बाइकार्बोनेट का भी निर्माण हो सकता है। तो इस पूरे सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका सांद्र विलयन लिया जाता है। सांद्र विलयन यानी बहुत अधिक सोडियम क्लोराइड है, जल की मात्रा बहुत कम है, तो इस प्रकार जो कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है उसे ब्राइन कहा जाता है। इस ब्राइन को अमोनिया के द्वारा संतृप्त किया जाता है। तो संतृप्त करने के बाद जो NaCl है उसको अब कहते हैं अमोनीकृत NaCl। और इस विलयन में यानी अमोनीकृत NaCl में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है, NH4 बन जाता है, और ये अमोनियम कार्बोनेट फिर NaCl से रिएक्ट होता है और बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस पूरे रिएक्शन को हम लिख सकते हैं NH3 + CO2 + H2O = NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। दूसरा NH4HCO3 यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl = NaHCO3 + NH4Cl। तो ये पहला इसमें पद है जिसमें कि हम देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हुआ। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बहुत कम विलेय होते हैं और कम विलेय होने के कारण ये तली में नीचे बैठ जाते हैं। इसे छानकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसका कैल्सिनेशन या निस्तापन किया जाता है, यानी वायु की अनुपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो ये विघटित होगा सोडियम कार्बोनेट में, जल में और CO2 में। तो 2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2। तो ये दूसरा पद है इस सॉल्वे प्रोसेस में।
अगला हम देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड बना था पहले पद में, उसकी क्रिया बुझे हुए चूने के साथ कराते हैं। तो बुझा हुआ चूना आता है कहाँ से? बुझा हुआ चूना आता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये जो बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रथम पद में बने हुए अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट होते हैं तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया। तो यहाँ बना हुआ जो अमोनिया है इसका फिर से प्रयोग कर लिया जाता है। तो यह पूरा जो मेथड है वो बहुत सस्ता भी होता है क्योंकि इससे बनने वाला जो उत्पाद है इसका फिर से प्रयोग कर लिया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट होते हैं 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3 बनता है। सॉल्वे प्रोसेस में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं अलग अलग पदों में, उसको यदि समीकरण का रूप देंगे तो सबसे पहले अमोनीकृत ब्राइन का निर्माण यानी संतृप्तिकरण जो टैंक है जहाँ पर जो ब्राइन है उसको अमोनिया से संतृप्त किया जाता है। इस टैंक में होने वाला जो रिएक्शन है वो है 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू NH4 होल ट्वाइस CO3 यानी अमोनियम कार्बोनेट बना। और जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है वह अशुद्धियों के रूप में है और ये अमोनियम कार्बोनेट से रिएक्ट होते हैं और कार्बोनेट्स में परिवर्तित होते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH4 होल ट्वाइस CO3 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस 2NH4Cl। और मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में है तो वो जब अमोनियम कार्बोनेट से रिएक्ट होंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस NH4 होल ट्वाइस CO3 इज इक्वल टू मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2NH4Cl बनता है। अगला जो इसमें पार्ट है वो है कार्बोनेटिंग टावर या कार्बोनीकरण स्तंभ। जो कार्बोनीकरण स्तंभ है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब अमोनिया और जल से रिएक्ट होते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो CO2 प्लस NH3 प्लस H2O इज इक्वल टू NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो संतृप्त NaCl है उसके साथ रिएक्ट होते हैं तो NH4HCO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू NaHCO3 प्लस NH4Cl यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अगला हम देखेंगे कि जो निर्वात छन्ना है इसका अगला पार्ट, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और जो अमोनियम क्लोराइड है उसको जब छन्ना से प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वो इसमें शेष रह जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है इसका निस्तापन किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हमने सिद्धांत में रिएक्शन देखा कि 2NaHCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर जो चूना भट्टी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या जो लाइमस्टोन है उसको विघटित किया जाता है उच्च तापमान पर। वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होता है चूना भट्टी में तो CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2 बना। ये जो CaO है वो जब जल से क्रिया करता है तो CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसे हम चूने का पानी कहते हैं। इसके बाद अमोनिया की पुनः प्राप्ति करने के लिए जो स्तंभ है, टावर है, उसमें प्रवेश कराते हैं अमोनियम क्लोराइड को क्योंकि इस प्रक्रिया में अमोनिया को पुनः प्राप्त करके उस पूरे विधि में फिर से अमोनिया को रीयूज़ कर लिया जाता है। तो 2NH4Cl जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O बनता है। पूरे सॉल्वे विधि को यदि फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाया जाए जो आपको समझने में बहुत आसान होगा वो देखिए। यदि
फ्लो चार्ट के रूप में इसे बनाएंगे तो ये ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन यानी कंसंट्रेटेड NaCl, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन है और इसको अमोनीकृत यानी अमोनिया के द्वारा रिएक्ट कराया जाएगा। तो दोनों को प्रवेश कराते हैं अमोनीकृत ब्राइन यानी संतृप्तिकरण टैंक बनाते हैं। यहाँ पे प्रवेश कराएंगे ब्राइन और अमोनिया को, ये दोनों प्रवेश कराया जा रहा है संतृप्तिकरण टैंक में। संतृप्तिकरण टैंक से ये जाते हैं कार्बोनीकरण स्तंभ में या कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये कहाँ से आएगा? जो चूना भट्टी है, चूना भट्टी में है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होता है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा कार्बोनीकरण स्तंभ में और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो नीचे की तरफ है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर कार्बोनीकरण जो स्तंभ है, इस स्तंभ में हमने रिएक्शन में भी ये देखा कि दो चीज़ें प्राप्त हुई है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये जो NaHCO3 है इसका विघटन होता है उच्च तापमान पर, तो ये विघटित होकर या NaHCO3 का निस्तापन किया जाता है तो ये परिवर्तित होता है सोडियम कार्बोनेट और CO2 में। अब आप देखिए यहाँ पर जो CO2 प्राप्त हुआ है इसका पुनः उपयोग कर लिया जा रहा है कार्बोनीकरण स्तंभ में। चूना भट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनीकरण स्तंभ में आया था और निस्तापन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका भी पुनः प्रयोग कर लिया गया कार्बोनीकरण स्तंभ में। तो इस NaHCO3 से जो सोडियम कार्बोनेट बना है वह यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ चूँकि NH4Cl भी है और इसको प्रवेश कराया जाएगा अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में, मतलब जहाँ पर अमोनिया को फिर से प्राप्त किया जाएगा। तो अब ये जो अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में प्रवेश कराया जा रहा है अमोनियम क्लोराइड को, इस अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो हमें प्राप्त हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया के द्वारा। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वह अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट होगा और बनाता है अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड। तो चूँकि अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में हमें अमोनिया प्राप्त हुआ और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, तो ये जो अमोनिया है इसको फिर से हम प्रयोग कर लेंगे किसमें? अमोनीकृत ब्राइन, यानी इसको हम फिर से जो संतृप्तिकरण टैंक है जहाँ पर ब्राइन को अमोनिया गैस प्रवाहित करके संतृप्त किया जा रहा है, वहाँ पर इस अमोनिया को फिर से प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं, इस फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। इस पूरे प्रयोग में हमें दो चीज़ ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसका रिसाइकल किया जा रहा है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते समय यह उपकरण है और इसमें विभिन्न कक्ष हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले संतृप्तकरण टैंक, इसमें 30% सोडियम क्लोराइड विलयन को अमोनिया के साथ संतृप्त किया जाता है। ऊपर से सोडियम क्लोराइड विलयन प्रवेश कराते हैं जबकि नीचे की ओर से अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार अमोनीकृत ब्राइन बनता है जो टैंक के निचले सिरे से एकत्रित होता है और सोडियम क्लोराइड विलयन में उपस्थित अशुद्धियां जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, उन अशुद्धियों का उनके कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपण हो जाता है। अमोनीकृत ब्राइन को छन्नक में छाना जाता है जिससे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का अवक्षेप पृथक होता है। कार्बोनेटीकरण स्तंभ में अमोनिया द्वारा संतृप्त ब्राइन का ठंडा विलयन ऊपर से गिराया जाता है जिसमें आयरन से बनी क्षैतिज प्लेटें होती हैं जिनमें मध्य में छेद होता है और यह छेद छिद्रित ढक्कन से ढका होता है। चूने की भट्टी से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को इस स्तंभ में तली की ओर से
नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं, जिससे नीचे गिरने वाले अमोनीकृत ब्राइन से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। CO2 के प्रवाह को नियमित रखा जाता है और तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियंत्रित रहना चाहिए। यदि CO2 की धारा अधिक तीव्र प्रवाहित की जाती है तो मुक्त NH3 गैस व्यर्थ पदार्थ के रूप में निकलने लगती है। यदि CO2 की धारा धीमी गति से प्रवाहित करती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सूक्ष्म क्रिस्टल बनने लगते हैं। अवक्षेपित सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड की सूक्ष्म मात्रा युक्त विलयन के साथ घूर्णी निर्वात छन्ना से प्रवाहित करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अलग होता है। अमोनियम क्लोराइड मातृद्रव में शेष बच जाता है। कार्बोनेटीकरण मीनार में प्राप्त जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम बाइकार्बोनेट की बहुत सूक्ष्म मात्रा को अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में प्रवेश कराया जाता है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड अमोनियम बाइकार्बोनेट की चूने के दूध से क्रिया द्वारा अमोनिया उत्पन्न होती है। अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जाता है और इसके बाद इसे पुनः उपयोग भी लाया जाता है, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट विघटित होकर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसे अमोनीकरण मीनार में पहुंचाया जाता है और ब्राइन विलयन में संतृप्तिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस पूरे प्रक्रिया में हमने देखा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो आपने देखा कि यह विधि बहुत ही अधिक उपयोगी है और इसके कौन कौन से लाभ हैं वो भी हम जानते हैं। ये बहुत सस्ता मेथड है जिसके द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जा सकता है और ये प्रदूषण रहित होता है। किसी भी प्रकार के प्रदूषक की उत्पत्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए ईंधन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ईंधन ही सबसे महंगा होता है। तो चूंकि इस विधि में ईंधन की आवश्यकता भी कम है तो ये हमारे लिए उपयोगी विधि हो गई। इस विधि में हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया फिर से प्राप्त हो जा रहा है जिसका हम पुनः प्रयोग कर ले रहे हैं, यानी यहाँ पर साइड प्रोडक्ट या वेस्ट नहीं हो रहा है कोई भी चीज़। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पुनः प्रयोग कर लिया जाता है। इस विधि से प्राप्त जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या जो सोडियम कार्बोनेट है वो अत्यंत शुद्ध होता है, यानी इसमें और अधिक प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सॉल्वे विधि बहुत अधिक उपयोगी एक विधि है। सॉल्वे विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना, लेकिन इस विधि के द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 नहीं बन सकता है क्योंकि जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है वो बहुत अधिक विलेय होता है और इसकी क्रिया जब पोटेशियम क्लोराइड से कराई जाती है तो यहाँ पर अमोनियम बाइकार्बोनेट के संयोग से ये अवक्षेपित कर पाना इसको संभव नहीं हो पाता है क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट और KCl के रिएक्शन से यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनता है और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो NH4HCO3 प्लस KCl अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ जब KCl रिएक्ट होता है तो प्राप्त होता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस विधि के द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक यौगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है। जल को सॉफ्ट करने में, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर यानी जल के मृदुकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। साफ सब उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कांच बनाने में, साबुन बनाने में, बोरेक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग, पेंट उद्योग,
वस्त्र उद्योग में भी सोडियम कार्बोनेट एक महत्वपूर्ण यौगिक के रूप में कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रयोगशाला में इसका प्रयोग। तो प्रयोगशाला में होने वाले बहुत सारे एनालिटिकल या बहुत सारे जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें ये रिएजेंट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं।